हेलो स्टूडेंट, MIT का ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। IIT का सिलेबस आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है इन्वर्टर्स। टॉपिक का नाम क्या है? इन्वर्टर्स। टॉपिक का नाम क्या है? इन्वर्टर्स। चूँकि आप नाम से भी परिचित हैं, इन्वर्टर्स घरों में जो बेसिकली यूज करते हैं इन्वर्टर्स, वो भी आपका इन्वर्टर्स के परिपथ ही है। और हम इन्वर्टर्स बात करें तो इन्वर्टर का जो ऐसे देखा जाए कि इन्वर्टर क्या करता है, इनपुट लेगा। अगर सपोज जब मान लीजिए ये इन्वर्टर सर्किट है, ये क्या है? इन्वर्टर है। इसके इनपुट पे क्या मिलेगा, देंगे हम डीसी। आउटपुट क्या देगा हमें? एसी। क्या देगा? एसी। तो ऐसे देखा जाए तो इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इनपुट चाहिए डीसी, आउटपुट क्या देगा हमें? एसी। चूँकि हमें एसी मिल रहा है तो घर पे जो यूज़ करते हैं आप इन्वर्टर, तो बेसिकली आप इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर लाइट पावर सप्लाई ऑफ हो जाए तो हमारी इन्वर्टर से क्या हो जाए, सप्लाई हमें मिलता रहे। लेकिन रियल में जो इन्वर्टर है, जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है या और भी जगह जो यूज होता है, उस इन्वर्टर के पर्पज़ से देखा जाए कि इन्वर्टर क्यों यूज किया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट टाइम में जो विद्युत ट्रांसमिशन लाइनें हैं, प्रेजेंट टाइम में जो घरों में सप्लाई देती है या इंडस्ट्रीज में सप्लाई देती हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन या बोलें तो डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या करती है, एसी वोल्टेज पे मोड पे प्रचालित होती है। किसमें होती है? एसी वोल्टेज के मोड में प्रचालित होती है। क्योंकि अगर डीसी में प्राप्त करना है तो उस एसी को क्या करना पड़ेगा, हमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, जो आप इससे भली बात परिचित हैं। और उससे डीसी वोल्टेज को हम क्या करें, इन्वर्टर के इनपुट पर अप्लाई करके आउटपुट हम एसी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो इन्वर्टर है उसके इनपुट पे डीसी होगा, आउटपुट हमें क्या देगा? एसी देगा। तो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन पावर सप्लाई एसी आती है और जो इन्वर्टर द्वारा एसी मिलता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यों हमें इन्वर्टर की आवश्यकता पड़ी? जो इन्वर्टर का आउटपुट पे एसी मिल रहा है और जो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमारे घरों पे जो आ रहा है सप्लाई, इन दोनों एसी सप्लाई में क्या डिफरेंस है, ये हमें जानना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारा घरों में सप्लाई जो आता है ट्रांसमिशन अथवा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, तो जहाँ पे बिजली उत्पादन होती है, जहाँ पे विद्युत उत्पादन होती है, तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेटर के थ्रू उत्पादन होता है। क्या होता है? अल्टरनेटर है, उसी के बोले जनरेटर के थ्रू क्या होता है, उत्पादन होता है। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है, अगर वो कितने फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट कर सकती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखा जाए जो अल्टरनेटर के थ्रू होता है, तो PN डिवाइड बाई 120 क्या होता है, एफ इजकल टू PN डिवाइड बाई 120। जो P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स हैं, नंबर ऑफ पोल्स यानी पोल्स की संख्या हो गया। N क्या है? स्पीड है। क्या है? स्पीड। तब देखा गया कि जो नंबर ऑफ पोल्स हैं, ये भी एक क्या है, लिमिट है। ज़्यादा पोल्स लगा भी नहीं सकते, कुछ लिमिटेशन है, पोल्स को इससे ज़्यादा लगा नहीं सकते। स्पीड है तो स्पीड भी क्या होगा, ज़्यादा स्पीड एक लिमिटेशन है स्पीड का। तो देखा जाए तो मशीन में जो अल्टरनेटर है उसके पोल और स्पीड की क्या है, कुछ सीमाएँ हैं। क्या कुछ सीमाएँ हैं? इसको ध्यान में रखते हुए जब ये देखा गया कि जो अल्टरनेटर है वो मैक्सिमम 400 हर्ट्स क्या करता है, 400 हर्ट्स से अधिक आवृत्ति के वोल्टेज उत्पादन नहीं कर सकता। कितना? 400 हर्ट्स से फ्रीक्वेंसी, इस 400 हर्ट्स से अधिक आवृत्ति के वोल्टेज को उत्पादन नहीं कर सकता। कौन? अल्टरनेटर उत्पादन नहीं कर सकता। यानी देखा जाए तो इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर जनरेट करना हो ऐसे सिग्नल की, तो हमारा जो है अल्टरनेटर डिजाइन करना संभव नहीं है।
चूँकि हम जानते हैं कि इन्वर्टर से जो है उससे हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल हम प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि ऑसिलेटर जो पढ़े थे वो छोड़िए, अभी इन्वर्टर की बात करिए। इन्वर्टर से हम क्या कर सकते हैं, उच्च यानी हाई फ्रिक्वेंसी की एसी वोल्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी की एसी वोल्टेज, चूँकि वोल्टेज ज़्यादा नहीं मिलेगा, वोल्टेज कमी होगा लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा इन्वर्टर से हाई फ्रिक्वेंसी क्या हो रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी की एसी सिग्नल मिल रही है, क्योंकि वोल्टेज कम होगा किसके कंपेरिजन में, अल्टरनेटर के कंपेरिजन में। तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के थ्रू इस वोल्टेज को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, स्टेप डाउन स्टेप अप कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ट्रांसफार्मर है जो विदाउट फ्रिक्वेंसी चेंज के थ्रू, जो फ्रिक्वेंसी चेंज किए बिना वोल्टेज को क्या कर सकती है, बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। क्योंकि हमें वोल्टेज अगर हाई चाहिए तो फ्रिक्वेंसी हमारा ज़्यादा है, तो हमें ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा कर वोल्टेज हाई प्राप्त कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा CRO है, क्या जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में CRO देखते हैं, एक्सरे मशीन देखते हैं जो मेडिकल में, और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जो CRO होता है, एक्सरे होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। उसमें जो HT होता है, HT आप देखे होंगे, CRO पढ़े होंगे तो HT एक पॉइंट होता है। उसमें बेसिकली देखा जाए इन तीनों में, CRO में, एक्सरे में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो 130 वोल्ट 130 किलो वोल्ट क्या होता है, 130 किलो वोल्ट की आवश्यकता होती है। कितनी, 130 किलो वोल्ट की आवश्यकता होती है। इतनी उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए 130 किलो वोल्ट, क्या 130 किलो वोल्ट की आवश्यकता होती है, तो चूँकि वोल्टेज तो ज़्यादा चाहिए। अब बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की, चूँकि एक्सरे जो मशीन होती है जो एक्सरे डिज़ाइन किया जाता है जो एक्सरे डिज़ाइन की जाती है उसको फ्रिक्वेंसी चाहिए 500 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी, जो इसको वोल्टेज चाहिए कितने की, 500 हर्ट्ज़ की चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसको 30 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी चाहिए। कितना, 30 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी चाहिए। अब देख रहे हैं कि जो हमारा एक्सरे मशीन है उसको 500 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है मेडिकल लाइन में यूज़ की जाती है, उसको 30 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी चाहिए। अब चूँकि आप जानते हैं अल्टरनेटर से 400 हर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हम जनरेट नहीं कर सकते। तो ये जो इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी भी चाहिए, वोल्टेज तो ज़्यादा चाहिए ही, ये किससे संभव हो सकता है, इन्वर्टर के थ्रू हो सकता है। किससे संभव हो सकता है, इन्वर्टर के थ्रू। अब इन्वर्टर में इतनी ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे इसी सिग्नल, फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा ये वोल्टेज को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें इन्वर्टर को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है, पढ़ने की। तो आप शायद हमारी बात आपको समझ में आई होगी। अब आता है कि जो इन्वर्टर हम बना रहे हैं वो हम क्या करेंगे, थारिस्टर के थ्रू बनाएंगे। किसके थ्रू बनाएंगे, थारिस्टर के थ्रू बनाएंगे इन्वर्टर। तो चूँकि थारिस्टर को एक बार ऑन करना होगा, एक बार ऑफ करना होगा। क्या करना होगा, एक बार ट्रिगरिंग करना होगा, एक बार कंप्यूटेशन करना होगा। तो ट्रिगरिंग तो सप्लाई से हो सकती है, अब कंप्यूटेशन की बात आती है। तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा कंप्यूटेशन करने की बात आ रही है, तो जो हम ऐसे अगर किसी सर्किट में हम देख रहे थे, इसके पहले सर्किट में कंप्यूटेशन का कई मेथड आप पढ़ चुके हैं। तो अगर इनपुट हमारा एसी होता, अगर इनपुट हमारा क्या होता, एसी होता, इनपुट अगर हमारा एसी होता, तो उसमें देखते हैं उसका नेचर जो होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल। यानी दोनों, एक बार पॉजिटिव मिलेगा, एक बार अपने आप क्या मिलेगा, नेगेटिव। इसका नेचर ही ऐसा है। तो ये क्या होता है कि थारिस्टर पे पॉजिटिव मिलेगा तो ऑन होगा, एक बार ऑटोमेटिक क्या होगा, नेगेटिव मिलने लगेगा तो उसको क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो इसका जब एसी हमारा सप्लाई रहती है इनपुट पे, थारिस्टर के इनपुट पे, तो उस समय क्या होता है, नेचुरल या लाइन कंप्यूटेशन के थ्रू, यानी स्वतः अपने आप ही क्या होता है, टर्न ऑफ हो जाता है। जब हमारी एसी सप्लाई इनपुट पे देते हैं तो आप देख रहे हैं इसकी नेचर, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल ऐसे चलता रहेगा। तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि नेचुरल कंप्यूटेशन है, नेचुरल इसका है, नेचुरल कंप्यूटेशन अथवा लाइन कंप्यूटेशन के थ्रू अपने आप क्या होता है, टर्न ऑफ हो जाता है। चूँकि इन्वर्टर पे हमारा इनपुट क्या है, डीसी है,
क्योंकि इन्वर्टर पे क्या हमारा इनपुट डीसी है और इन्वर्टर किसके थ्रू बना रहे हैं, थारिस्टर के थ्रू। तो इस थारिस्टर को ऑफ करने के लिए, टर्न ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड अपनाएंगे, फोर्स कंप्यूटेशन। क्या अपनाएंगे, फोर्स कंप्यूटेट। एक शब्द आता है फोर्स कंप्यूटेट, हम लिखते हैं इसको। एक शब्द आता है क्या, देखिए, फोर्स कंप्यूटेट, ये लिखा हुआ क्या आता है, फोर्स कंप्यूटेट, जिसको बोलते हैं टर्न ऑफ करने की। अब फोर्स कंप्यूटेट क्या होता है, क्योंकि हम बताए हैं कि एसी सप्लाई होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, थारिस्टर ऑफ हो जाता है। अब डीसी में तो ऐसा होगा नहीं, तो उसको क्या करना है, सब बाहर से, यानी बाहर से कोई फोर्स करना पड़े, बाहर से कोई सर्किट लगा के हम क्या करें, उस थारिस्टर को क्या करें, ऑफ कर दें। बाहर से कोई सर्किट लगा के, यानी बाहरी फोर्स लगा के थारिस्टर को ऑफ करने की जो मेथड होगा उसको बोलते हैं फोर्स कंप्यूटेटेड। एग्जाम्पल, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बना के हमें दिखाइए, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बना के हमें दिखाइए। मैं बेसिकली ऐसे कह रहा हूँ कि आप नोट्स बना के दिखाइए, तो आपके मन में बस यही चलेगा कि सर ने बोला, चलिए इतना मतलब सीरियसली होकर नहीं बोले, हम तैयार करें या ना करें उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैंने ये बोल दिया कि आपको नोट्स बना के हमें नेक्स्ट डे दिखाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपका इंटरनल नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमने क्या किया, आपका फोर्स किया, आपके ऊपर क्या किया, फोर्स किया। तो आप क्या करेंगे, मजबूरन उस नोट्स को बनाएंगे। तो अगर आप ऐसे भी मान लीजिए, आप अगर अपने मन से पढ़ते हैं, अपने आप ही क्या होते हैं, पढ़ते हैं, तो आप स्वयं का लाएंगे, स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हम बाहर से अगर फोर्स कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तब जाकर पढ़ रहे हैं, तो ऐसे इस विधि को क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे, यानी बाहरी फोर्स आपको मिल रहा है। तो इसी तरह है कि डीसी सप्लाई में जब हम इनपुट देंगे, तो उसको टर्न ऑफ करने के लिए बाहर से मेथड अपनाना पड़ेगा, तो उसको फोर्स बोलते, क्या बोलते हैं, फोर्स कंप्यूटेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स कंप्यूटेटेड। क्योंकि आपकी अभी आपने पढ़ा कि एससीआर द्वारा नियंत्रित, यानी थारिस्टर के द्वारा नियंत्रित डीसी टू डीसी, क्या, डीसी टू डीसी, जिसको क्या बोलते थे, चोपर, जिसको क्या बोलते हैं हम, चोपर। डीसी टू डीसी क्या करता है, चेंज होता था। और उसी के थ्रू क्या होगा, डीसी टू एसी नियंत्रित करेंगे, क्या करेंगे, डीसी टू एसी, जिसको क्या बोलेंगे हम, इन्वर्टर। क्या बोलेंगे, इन्वर्टर। तो हम एक बेसिकली इन्वर्टर के बारे में देखा कि इन्वर्टर क्यों हमें आवश्यकता पड़ी, पहली बात। दूसरी, उसके टर्न ऑन करने का मेथड कौन सा अपनाएंगे, फोर्स कंप्यूटेटेड, फोर्स कंप्यूटेशन अपनाएंगे। क्यों अपनाते हैं, ये भी आपने देख लिया कि स्वतः अपने आप टर्न ऑफ नहीं होता, बाहर से कोई सर्किट लगा के उसको टर्न ऑफ करना पड़ता है। तो इस फोर्स कंप्यूटेशन के थ्रू अगर हम इन्वर्टर की बात करें, इस मेथड को अपना के इन्वर्टर की बात करें, तो आपको बेसिकली 3 तरह से इन्वर्टर देखा जाए, पैरेलल इन्वर्टर, सीरीज इन्वर्टर और एक होता है ब्रिज इन्वर्टर। तो चूँकि ब्रिज इन्वर्टर हमें नहीं पढ़ना है, चूँकि ब्रिज इन्वर्टर आपको सिलेबस में नहीं दिया है, हमें क्या पढ़ना है, सीरीज इन्वर्टर और पैरेलल इन्वर्टर। क्या पढ़ना है, सीरीज इन्वर्टर और पैरेलल, वही बेसिक सर्किट के बारे में हमें बात करनी है। तो अब हम बात करते हैं सीरीज और पैरेलल की, आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके पास चर्चा कर लेते हैं। अगर हमारा जो थारिस्टर है, क्या, जो हमारा थारिस्टर है, जो थारिस्टर यूज़ किए हैं, उसके सीरीज में क्या करें, उसके सीरीज में कंप्यूटेटिंग सर्किट बोलिए या कंप्यूटेटिंग कैपेसिटर के थ्रू हम करेंगे, कैपेसिटर के थ्रू करेंगे। कंप्यूटेटिव सर्किट अगर उसके सीरीज में लगाते हैं, जो हमारा थारिस्टर है, थारिस्टर के थ्रू जो इन्वर्टर बनाया है, तो जो लोड आ रहा है, लोड के अगर सीरीज में होगा, क्या, लोड के अगर सीरीज में होगा कंप्यूटेटर सर्किट, यानी उसको ऑफ करने का जो सर्किट है, जो भी यूज करेंगे, अभी आगे देखेंगे क्या यूज करेंगे, तो अगर सीरीज में होगा तो सीरीज कहलाएगा। अगर वही कंप्यूटेटिव कंपोनेंट जो लगा रहे हैं अगर लोड के पैरेलल में होगा तो क्या होगा, वो पैरेलल इन्वर्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैरेलल। तो अगर हम पैरेलल की बात कर रहे हैं, पैरेलल की, तो जो हम कंप्यूटेटिव कंपोनेंट यूज करेंगे तो कैपेसिटर यूज करते हैं, उस कैपेसिटर को क्या करेंगे, लोड के पैरेलल यूज करेंगे, लोड के पैरेलल। अब ये विधि जो कहलाती है, जिस विधि से वो कंप्यूटर एससीआर को क्या करता है, टर्न ऑफ करता है, उसको इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पल्स के थ्रू, अथवा वोल्टेज कंप्यूटेशन भी बोलते हैं।
वोल्टेज कंपटीशन भी बोलते हैं। दूसरा जो आता है सीडी वाला, सीरीज वाला, तो उसको जो कंपटीटिव कंपोनेंट होते हैं लोड के सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक अनुनाद परपथ बनाएगा जिसमें एल बी होगा, रेजोनेंट सर्किट बनाएगा। कौन सा रेजोनेंट होगा, जो अंडर डैम्प, अंडर डैम्प सुनना देखे होंगे ऑसिलेटर में। ये आपने इनपुट दे दिया तो इनपुट स्टार्टिंग में स्ट्रांग था, धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी स्ट्रेंथ क्या हुई, घटती चली गई, तो इसको बोलते हैं अंडर डैम्प। धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अंडर डैम्प रेजोनेंट हम यूज करेंगे, जो कंपटीटिव कंपोनेंट होगा वो लोड के सीरीज में होगा, तो उसको बोलेंगे हम सीरीज इन्वर्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज इन्वर्टर का, फिर पढ़ेंगे हम पैरेलल इन्वर्टर। तो हम पहले बात करते हैं सीरीज इन्वर्टर। सीरीज इन्वर्टर क्या, सीरीज इन्वर्टर। तो सीरीज इन्वर्टर में जो कंपटीटिव कंपोनेंट होगा, क्या होगा, अंडर डैम्प रेजोनेंट होगा। क्या होगा, अंडर डैम्प रेजोनेंट, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, मस्ट है आर स्क्वायर लेस देन 4L डिवाइड बाई सी, यानी आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा हमेशा 4L डिवाइड बाई सी के क्या होगा, कम होनी चाहिए। जो ऑसिलेटर, जो उसमें ऐसे सिग्नल मिलेगा उसकी टाइम पीरियड जो मिलना चाहिए, क्या, टाइम पीरियड, वो आपका ऐसे देखा जाए तो टी बराबर 2π√1/LC माइनस आर स्क्वायर 4L², ये आपको मिलना चाहिए टाइम पीरियड। तो हम पहले क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, उसकी सर्किट डायग्राम देखते हैं, इन्वर्टर की बेसिक सर्किट डायग्राम देखते हैं सीरीज इन्वर्टर की। तो पहले हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं इसकी। हमें इनपुट क्या मिलेगा, देंगे हम डीसी देंगे, क्या करेंगे, डीसी। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कैपेसिटर यूज करेंगे, और दोनों का जो कैपेसिटेंस होगा, धारिता होगा, क्या होगा, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल, यानी 4 माइक्रोफैरड का ए भी है तो 4 माइक्रोफैरड का ए भी होनी चाहिए, इसमें ये भी कंडीशन है। इधर हम क्या करेंगे ये थारिस्टर का यूज करेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंडक्टर यूज करेंगे, फिर एक यहाँ पे इंडक्टर यूज करेंगे। ये जो इंडक्टर 2 कॉइलें यूज की गई है, L1 और L2, इसकी भी जो इंडक्टेंस है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इन दोनों का भी कैपेसिटेंस भी सेम होनी चाहिए और इंडक्टेंस दोनों का क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक थारिस्टर यहाँ पे यूज करेंगे और इसको आके यहाँ पे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये आपका, इसको मान लीजिए SCR1, ये हमारा SCR2, और इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, हम लोड कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, लोड, क्योंकि इंडक्टिव लोड नहीं होगा, क्या होगा, रेजिस्टिव लोड होगा। आर ए हमारा क्या होगा, लोड होगा। इसके बीच में क्या करेंगे, लोड कनेक्ट करेंगे। इस पॉइंट को अगर एम मान रहे हैं तो इसको क्या मान लें, एन। एक कैपेसिटर C1, एक कैपेसिटर C2, और ये इसके बीच में क्या होगा, हमारा डीसी सप्लाई होगा। ये क्या हो जाएगा, ई डीसी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, ई डीसी। वोल्टेज की बात करें तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा ये C2 होगा, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा ये C1 होगा। तो हम पहले बताए हैं कि जो C1 C2 है दोनों के कैपेसिटेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये इक्वल होगा तो L1 L2 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें सबसे पहले किसको अगर माइनस मान रहे हैं ये, और ये प्लस है, ये मान के चलते हैं कि ऑलरेडी क्या है, इसी डायरेक्शन में क्या हुआ, चार्ज है। ये जो हमारा C2 है, कैपेसिटर C2, इसी डायरेक्शन में क्या हुआ चार्ज है। ये चार्ज कहाँ तक है, प्रारंभिक वोल्टेज क्या है इसका, EC मान लीजिए, क्या है, EC। ध्रुवता के अनुसार, इसी ध्रुवता के अनुसार क्या है, चार्ज है। इसमें क्या होगा, जब इसका प्रारंभिक ऊर्जा जो भी होगा, इस कंडीशन में इस समय जो हमारा C1 होगा, जो हमारा
हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इसको मान रहे हैं कि स्टार्टिंग में इस ध्रुवता पर क्या है, चार्ज है, तो इसकी जो वोल्टेज होगी इसको हम क्या मान लें, AC, क्या, AC। तो जब ये चार्ज है AC तक, उस समय जो C1 होगा, क्या पे C1 में जो आवेश वोल्टेज होगा, जो C1 में वोल्टेज संचित हुआ है, वो क्या होगा, इसके विपरीत में होगा। क्योंकि क्या होगा, इसके विपरीत में होगा, तो ये प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा, इसके विपरीत होगा, और वो वोल्टेज क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज EDC प्लस EC, EDC प्लस EC होगा। जिस समय अगर हम मान के चलना है कि इसमें जो वोल्टेज है ऑलरेडी पहले चार्ज है EC तक, और वो इसी ध्रुवता में है माइनस प्लस में, उस समय इस स्थिति में जो C1 होगा इसके अपोजिट ध्रुवता में चार्ज होगा, इधर से चार्ज होगा, और इसकी जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, EDC, मतलब इनपुट प्लस इसमें जो संचित ऊर्जा है EC होगी। जब SCR1 फायर होता है, देखिए, तो ये माइनस है प्लस, SCR1 की फायर होने की कंडीशन आ रही है। जब SCR1 फायर होता है तब लोड में धारा करंट फ्लो होगी, क्या होगा, लोड में करंट फ्लो होगी, और ये करंट जो होगा IL होगा, ये जो करंट इसमें IL फ्लो कर रही है वो जो होगा दो समांतर पथ होगा, क्या होगा, दो समांतर पथ होगा। जो IL करंट फ्लो हो रही है यानी IL, तो हम देखेंगे कि I1 प्लस I2 होगा। I1 प्लस I2 का मतलब कैपिटल C1 से कैपिटल क्या करेंगे 2 से, दो समांतर पथों से प्राप्त होगा। यानी जब धारा मान लीजिए करंट I1 फ्लो हो रही है, करंट I1 फ्लो हो रही है किससे, DC स्रोत से, इधर से फ्लो हो रही है, DC स्रोत से फ्लो हो रही है, तो किधर से होके जाएगी, ये जो चार्ज हो रहा था इधर से I1 फ्लो हो रही है। अगर ये हम बात करें तो ये हमारा क्या होगा, I1 फ्लो हो रही है, ये I1 फ्लो हो रही है, किसके थ्रू, DC स्रोत से फ्लो हो रही है, तो किसके थ्रू जाएगी वो, SCR1, किसका, SCR1, और इंडक्टर L1 और लोड के थ्रू क्या होगा, ऐसे अगर हम बात करें कि जो हमारा ये DC सोर्स से फ्लो हो रही है I1, इधर से करें, इधर से आई जो कि इसको यहाँ पहुँच रहा है, इधर से इससे शुरू हो रही है, करंट इधर आएगा, SCR1 फायर हो गया है, तो SCR1 L1 लोड और C2 के थ्रू क्या हो जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएगी, इसको प्लस माइनस को माइनस, जो इसके थ्रू करंट फ्लो होगा लोड में वो I1, EDC के थ्रू जो करंट फ्लो होगा तो इधर से आएगा, SCR1 फायर करेगा, क्योंकि यहाँ पे गेट पे अप्लाई दिया गया है, दिखाई नहीं गया, इसमें अप्लाई हुआ है गेट पे सिग्नल, तो ये इधर से क्या करेगा, SCR1 को फायर करेगा, तो करंट किधर हो गया, SCR1 के थ्रू L1 होते हुए लोड के थ्रू होते हुए क्या करेगी, फिर C2 के थ्रू होते हुए क्या करेगी, अपने माइनस पॉइंट पे चली जाएगी। तथा जो I2 होगा क्या होगा, I1 की बात तो हम कर लिए, इससे जो I1 हो रहा है प्लस माइनस वो हमारा DC स्रोत से हो रहा है, इस पाथ को फॉलो करेगा। अब जो C2 हो रहा है तथा जो I2 होगा, जो I2 हो ले लिए वो हम कैपिटल C1 से ले लें, अगर कैपिटल C1 से, तो जो I2 मान लीजिए चल रहा है तो कैपिटल C1 ये भी चार्ज था, तो कैपिटल C1 से होकर जाएगी, फिर क्या करेगा, SCR1 से होकर आएगा, SCR1, और L1 से होते हुए लोड से होते हुए क्या करेगा, फिर कैपिटल C1 पे पहुंच जाएगा। हम कहें कि जो I1 I2 हो रहा है, जो I1 I2, तो जो I1 I2 ऐसे ही मान लीजिए आप कि अगर बैटरी से जो कनेक्ट होगा, बैटरी से यानी सोर्स जो वोल्टेज जो करंट फ्लो होगी वो SCR1 L1 लोड और C2 के थ्रू पाथ बनाएगा पहला। दूसरा जो करंट फ्लो होगी वो C1 के थ्रू होगी, C1 से जाएगा, SCR1 फायर किया गया, SCR1 L1 लोड, और फिर C1 पे क्या होगा, पहुंच जाएगी। तो इस समय क्या हो रहा है कि दो करंट पैरेलल समांतर फ्लो हो रही हैं, यानी लोड में दो करंट आ रही हैं, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, दो करंट हो रहा है। अब इन जो दो दो पाथ मिल रहा है, एक पाथ तो ये मिल रहा है, दिख रहा होगा, एक पाथ क्या मिल रहा है, इधर से जाके इधर हो रहा है, दो पाथ जो मिल रहा है, इन दोनों में जो ड्राइविंग वोल्टेज है, इन दोनों पाथ में जो ड्राइविंग वोल्टेज है, ड्राइविंग कर रही है, वो क्या हो रहा है, जो EDC प्लस EC, EDC प्लस EC, ये किसके थ्रू,
जो SCR1 यूज किया गया है एलिमेंट, जो एलिमेंट SCR1 यूज किया गया है, तो हम कह रहे हैं कि जो ये हमारा जो ड्राइविंग वोल्टेज हो रही है, जो करंट को फ्लो करा रही है, वो क्या हो रहा है, EDC प्लस EC हो रहा है। EDC प्लस EC कैसे हो रहा है, जो परपथ के एलिमेंट SCR1 है, L1 और लोड में जो करंट फ्लो हो रही है, लोड में जो करंट फ्लो हो रही है, उस कंडीशन में देखें SCR1 L1 लोड में जो करंट फ्लो हो रही है, वो प्राइम इनिशियल कंडीशन क्या है, समान है। इनिशियल कंडीशन देखें तो क्या होगी, समान होगी, यानी दोनों धाराएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। कहने का मतलब जो ड्राइविंग वोल्टेज EDC प्लस EC, तो ये जो करंट आ रही है और ये जो करंट जा रही थी, दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगा, बराबर होगा। अब जो लोड धारा का आधा DC सप्लाई से जो लोड करंट मिल रहा है, जो लोड करंट मिल रहा है वो किसके थ्रू मिल रहा है, जो ड्राइविंग वोल्टेज देख रहे हैं EDC और EC। तो हम बोले हैं कि जो लोड में करंट फ्लो हो रहा है, तो जो हाफ करंट मतलब पूरा जो करंट फ्लो हो रहा है, जो हाफ करंट फ्लो हो रहा है वो DC पावर सप्लाई से हो रहा है। आप देख रहे हैं ये DC इसमें है। और जो दूसरा उसको करंट जो मिल रहा है जहाँ से, यानी जो हाफ करंट मिल रहा है, जो आधा, कहने का मतलब लोड में जो हाफ है करंट फ्लो हो रहा है वो DC सप्लाई से, और जो हाफ बन रहा है, जो हाफ आधा मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, कैपेसिटर C1 के डिस्चार्जिंग से। यानी जो ड्राइविंग वोल्टेज DC प्लस AC था, तो लोड में जो करंट फ्लो हो रही है, तो जो हाफ करंट फ्लो हो रही है जो लोड मिल रहा है, तो वो पावर सप्लाई यानी DC से मिल रहा है। दूसरा जो हाफ मिल रहा है लोड में जो करंट फ्लो हो रही है किससे मिल रहा है, C1 के डिस्चार्जिंग से प्राप्त हो रहा है, C1 के डिस्चार्जिंग से। उस समय पुनः क्या होगा, जब डिस्चार्जिंग कर रहा है तो उस समय हमारा L1 R और C2, ये जो करंट आ रहा था L1 R और C2 द्वारा क्या करेगा, अंडर डैम अनुनाद परिपथ निर्मित करेगा। क्या करेगा, अंडर डैम, क्या करेगा, अंडर डैम्प रेजोनेंस सर्किट क्या करेगा, निर्मित करेगा। क्या करेगा, रेजोनेंस सर्किट निर्मित करेगा। उस समय क्या होगा, हाफ साइकिल के पश्चात क्या करेगा, हाफ साइकिल के पश्चात करंट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगी। जब अंडर डैम्प रेजोनेंस सर्किट ये निर्मित करेगा L1 R और C2, L1 R और C2, तो उस समय क्या होगा, हाफ साइकिल के पश्चात करंट क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। उस समय SCR क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जैसे ही करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, उस समय SCR क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जैसे ऑफ हो जाएगा, तो अब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब जो कैपेसिटर C2 का आवेशन, अब जो कैपेसिटर C2 का आवेशन होगा वो कैसा होगा, विपरीत दिशा में होगा। क्या होगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा। कैपेसिटर C2 का जो आवेशन होगा, पहले ऐसे था, अब किधर होगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा। इधर से आवेशन हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफ हो गया, ये क्लोज हो गया, रास्ता क्या होगा, क्लोज हो गया। तब किधर से आवेशन होगा, विपरीत दिशा में हो जाएगी। और वोल्टेज जो होगा इसमें भी क्या होगा, EDC प्लस EC, इसी का खुद का जो वोल्टेज है EDC क्या होगा, इनपुट पावर सप्लाई क्या, तो इसमें वोल्टेज क्या हो जाएगा, EDC प्लस EC। C1 का आवेशन, C1 का आवेशन कहाँ तक हुआ था, इसी तक, इसी तक हुआ था, तो C1 का आवेशन भी क्या हो जाएगा, इसी तक हो जाएगा। इस समय क्या होगा, इस समय CR2 फायर होता है, इस समय CR2 क्या होता है, फायर होता है। और धारा जो स्रोत से करंट मिल रही है तथा जो स्रोत से धारा मिल रही है वो किधर से मिलेगा, C1 R और L2 से। तो जब हमारा CR2 फायर होता है यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो जो करंट सोर्स से जो करंट फ्लो करेगा वो किस जाएगा, C1 से, लोड से, L2 से, और CR2 के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो सोर्स से जाएगा। और जो हमारा विपरीत दिशा में जो चार्ज हुआ था C2, ये जब डिस्चार्ज होगा तो किसके थ्रू होगा, लोड से, L2 से, और CR2 के थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। उस समय भी क्या होगा, दोनों धाराएं नेगेटिव हाफ साइकिल का निर्मित कर रही है। लोड में क्या कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट को निर्मित कर रही है।
तो उस समय भी देखेंगे जो सोर्स से करंट इधर से आ रहा था, दूसरा जो C2 जो चार्ज है इधर से जा रहा था, दोनों तरह क्या होगी आपस में समान होगी, दोनों तरह आपस में क्या होगी समान होगी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों हाफ साइकिल में क्या, दोनों हाफ साइकिल में लोड सोर्स से क्या हो रहा है, हमें पावर प्राप्त की जाती है, यानी पावर प्राप्त हो रहा है। दोनों हाफ साइकिल में लोड से हमें पावर प्राप्त हो रहा है। ये जो सर्किट डायग्राम है इन्वर्टर का, ये किसका है, सीरीज का है। देख रहे हैं सीरीज में है, ये जो कंपोटेटिव कंपोनेंट लगा हुआ है ये दोनों क्या हो रहे हैं, सीरीज में है। ये भी देख रहे हैं इधर भी सीरीज में है, इसलिए सीरीज बोल रहे हैं इसको। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा CR2 है और CR1 यूज किया गया है, 2 थरिस्टर यूज किया गया है। इस परिपथ में हम देख रहे हैं, अगर देखें इस परिपथ में एक और आता है इसमें कि CR2 का जो ट्रिगनिंग की जाती है, यानी टर्न ऑन किया था, CR2 की जो ट्रिगनिंग की जाती है वो CR1 के टर्न ऑफ होने के, यानी जो इसकी ट्रिगनिंग की जा रही है CR1 की जो टर्न ऑफ हो रहा है, जैसे ऑफ होने वाला पूरी तरह से ऑफ नहीं हुआ तभी क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाए। इस सर्किट में भी होता है, जो CR2 ट्रिगनिंग की जाती है वो CR1 के टर्न ऑफ होने से कुछ क्षण पहले ही क्या होती है, ऑन हो जाती है। तो उस समय देखेंगे जो टर्मिनल M है इस पे जो वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज के क्या होगा, इक्वल होगा। जो टर्मिनल M है इस पे जो वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज की क्या होगा, इक्वल होगा। और जो N पे होता है क्या, जो N पे यहाँ पे वोल्टेज हो रहा है वो इसके 2 गुने के बराबर होगा, लमसम इसके लगभग 2 गुने के बराबर होता है। तो उस समय CR1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बैच में जाएगा और ऑटोमेटिक अपने आप को क्या कर देगा, ऑफ हो जाएगा। ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार जब एक SCR टर्न ऑन होता है, जब एक SCR टर्न ऑफ होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक अपने आप क्या होता है, ऑफ हो जाता है। इससे क्या होता है कि इनपुट सप्लाई के शॉर्ट सर्किट होने का भय समाप्त हो जा रहा है। इससे क्या होगा कि इनपुट सप्लाई के शॉर्ट सर्किट होने का भय समाप्त हो जा रहा है। अब इसका वेवफॉर्म है, वेवफॉर्म हम ड्रा कर रहे हैं। फॉर्म देखिए इसका, सर्किट डायग्राम तो देख लिए, उसके बेसिक का समझ भी लिए। वेवफॉर्म देखिए, दोनों वेवफॉर्म को ड्रा करेंगे, कैपेसिटर का और लोड करेंट का, और SCR1 या SCR2 के थ्रू जो वोल्टेज होगा उसको भी ड्रा करेंगे। तो ये आपका ओमेगा टी मान लीजिए, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं, पहले हम ले लेते हैं किसकी, EC2 को ले लें। क्या करें, ई पे जो वोल्टेज हो रही है हम बात कर रहे हैं EC2 की बात कर रहे हैं, यानी कैपेसिटर 2 पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो आप देखे थे कि पहले वो नेगेटिव क्या होगा, पहले वो नेगेटिव कितना चार्ज हुआ था, किससे, आप देखे थे कि ऑलरेडी हम बोल रहे थे कि माइनस है या प्लस है, तो चार्जिंग कैसी हो रही थी, क्योंकि प्लस इधर है सोर्स का, नेगेटिव इधर तो विपरीत दिशा में चार्ज के हम बात कर रहे थे। तो नेगेटिव तरह चार्ज हम ट्राई जो करेंगे कि यहाँ से शुरू होगा, ये जो हमारा EC2 है, तो पहले क्या होगा, यहाँ पे चार्ज हुआ था, धीरे धीरे क्या होगा, ये सप्लाई देगा ऐसे, फिर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव के थ्रू रह जाएगा। तो ये आपका जो चार्जिंग वोल्टेज कितना था, EDC प्लस AC कितना था इसके पास वोल्टेज, ये आपका EC2 का क्या है, वोल्टेज है। अब EC1 की बात करें, हम ये मान रहे हैं कि हमारा क्या है, EC1 है क्या, और जो हमारा इनपुट DC वोल्टेज है उसका लेवल हम मान लें क्या, ये हमारा है EDC। इसमें ऑलरेडी क्या हो रहा था, इसमें जो चार्ज हुआ था C1 वो पॉजिटिव चार्ज हुआ था, यानी सोर्स से चार्ज हुआ था, तो यहाँ से होगा, इस ठीक अपोजिट साइड में होगा, तो ये आएगा यहाँ से और ये होते हुए फिर इसके क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, क्योंकि जो चार्जिंग थी इसकी वो कैसी थी, ये इनपुट सोर्स के थ्रू चार्ज हुआ था, तो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ था, फिर क्या होगा, ये इस तरह से वेवफॉर्म जनरेट करेगा। अब लोड में जो करंट फ्लो होगा, देखिए लोड में जो करंट फ्लो होगा वो हमारा IL लोड में, तो पहले क्या होगा,
हाफ साइकिल में गया था, क्या पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो ये हमारा ये लोड का है और ये क्या है मेरा I1 है। दोनों को मिलकर हो रहा है I1 प्लस I2, तो दोनों इक्वल था, इसको मान लीजिए I1 है। फिर इधर क्या हो रहा है, निगेटिव में भी मिलेगा, क्या होगा निगेटिव में मिलेगा, सेम ऐसे ही। अब हम बात करें थारिस्टर के थ्रू, ये किसकी बात हो रही है, I1 ड्रा किए हैं, किसका I1, क्या ड्रा किए हैं I1। ऐसे जब I2 ड्रा करेंगे तो I2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा I2। और ये जो हमारा ये किसके थ्रू वोल्टेज दिखा रहे हैं, जो वोल्टेज हमारा है SCR1 के थ्रू जो है ESCR1 लिखिए, ESCR1 के थ्रू जो वोल्टेज मिल रहा है, तो ये ऐसे आएगा जहाँ पे ये ऑन नहीं हुआ है, तो ये आके फिर क्या करेगा, यहाँ पे ये ऑन हो गया था, इस तरह इस टाइप का ये SCR1 मिलेगा वोल्टेज का। तो आप देख रहे हैं ये सीरीज इन्वर्टर का भी फॉर्म है। और ये सर्किट डायग्राम आपने देखा, ये सर्किट डायग्राम, इसको बेसिक समझे आप कि एक साइकिल में जो करंट फ्लो हो रहा था ये डायरेक्शन, फिर इसके थ्रू जो हो रहा था ये हो रहा था, फिर सेकेंड हाफ साइकिल में क्या हो रहा था, सोर्स के थ्रू ऐसे हो रहा था, और फिर इसके थ्रू क्या हो रहा था, सोर्स के थ्रू ऐसे हो रहा था, और फिर इसके थ्रू क्या होता है, डिस्चार्जिंग हो रही थी। दोनों हाफ साइकिल में क्या हो रही है, और लोड पे हमें पावर मिल रही थी इनपुट के थ्रू। तो ये हमारा सीरीज इन्वर्टर का बेसिक डायग्राम और इसका वेवफॉर्म दोनों समाप्त हुआ। आप इसका नोट्स बनाइए, इसको देखिए समझिए और इसका नोट्स बनाइए। नेक्स्ट टाइम में पढ़ते हैं हम पैरेलल इन्वर्टर। क्या पढ़ेंगे, पैरेलल इन्वर्टर।